हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैंक पॉइंट। मैं हूँ विपिन और हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्वांटिटीज़ को देखा था कि वो उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो सभी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है ओनली, जैसे कि टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस एट्सेट्रा। और कुछ क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ भी होती है। ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी एट्सेट्रा। हमने ये भी पढ़ा था कि वेक्टर्स को जब ऐड अप करते हैं तो उसमें हमारे पास दो लॉज होते हैं। जब वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे एक दूसरे के साथ में मर्ज करते हैं, तो उस केस में ये जब रिजल्टेंट हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो हम इन दो लॉज को वहाँ पे ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम अप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट फाइंड आउट कर पाते हैं। जिसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसका ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसका भी यही है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड पे जुड़ा होता है, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे होता है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, दोनों वेक्टर्स की टेल किसी एक पॉइंट पे मिली होती है, और वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एड अप होते हैं। और इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहाँ पे होगा, और जो थीटा एंगल है वो ये पूरा होता है। ठीक है, अब आ जाता है वेक्टर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है नल वेक्टर। नल मीन्स ज़ीरो, तो एक हो सकता है ज़ीरो वेक्टर। ये कोई भी ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो उसे हम नल वेक्टर बोल सकते हैं। फिर आ जाता है इक्वल वेक्टर। इसमें हमने पढ़ा था कि इक्वल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। जैसे कि ये वेक्टर ए है, 5 इसका मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर बी है, इसका भी 5 मैग्नीट्यूड है, तो ये इक्वल वेक्टर्स होंगे ए एंड बी। फिर आ जाता है अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। जैसे वेक्टर ए 5 मैग्नीट्यूड है इसका, और वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड 5 है। इनके जो मैग्नीट्यूड है दोनों का 5 इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अपोजिट वेक्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, जो इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, या हम बोल सकते हैं यूनिटी, तो ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर हमें एक वेक्टर ए गिवन है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा ए का, वो अगर हम फाइंड आउट करें, तो वो वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब एक बार देखते हैं कि अगर वेक्टर ए हमारे पास में इस तरह है कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यहाँ पे आई जे के, आई डिनोट कर रहा है एक्स डायरेक्शन को, जे वाई डायरेक्शन को, और के कैप ये जेड डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स।
ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और ये जेड वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ए का। तो अब हम कह सकते हैं कि आई के जो यूनिट है उसमें ए की मल्टीप्लाई होने के बाद में वेक्टर ए आई हो गया। जैसे कि अगर हम मान ले कि 2 इंटू 2 4 होता है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब 2 को 2 बार ऐड किया गया, 2 और 2 ऐड करने के बाद में 4 मिलता है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये अब हम आगे देखेंगे। तो पहले बस ये समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम। तो अगर हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उस केस में वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और इस तरह के वेक्टर्स में जब मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो हम निकालते हैं, जैसे ए का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक यूनिट वेक्टर आता है वेक्टर ए का। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं पे हम अगर अच्छा वो क्वेश्चंस में देखेंगे हम उसे। अब हम देखते हैं, हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी वेक्टर एडिशन की, कि जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो 2 लॉज को फॉलो करता है, या 2 प्रॉपर्टीज होती है उसकी। तो वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, विच मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो इक्वल होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। सेकंड था एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो सेम रिजल्ट देगा हमें अगर हम ए प्लस बी को जोड़ने के बाद उसमें सी जोड़े। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये प्रॉपर्टी जाएगी। अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स को। जो मल्टीप्लिकेशन होगा वेक्टर्स का, मल्टीप्लिकेशन 1 मिनट, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब इन्हें देखने से पहले हम एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से उसके प्रॉपर्टीज, मतलब हम कह सकते हैं कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि जब ये हम पढ़ेंगे इनमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आए बिना ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो इसलिए हम एक बार देख लेते हैं।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का रेजोल्यूशन क्या होता है? वेक्टर्स के रेजोल्यूशन का मतलब है कि स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें प्रॉपर लोकेशन पता करनी है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि हम अगर रूम में एक फ्लाई, जिसे हम बोलते हैं मक्खी उड़ रही हो, तो उसकी अगर हमें पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ उड़ रही है, तो रूम के अंदर हम क्या बता सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें हाइट में कितनी ऊंचाई पे है वो, एक लेंथ पे और एक विड्थ में किस जगह पे फ्लाई एक टाइम पे प्रेजेंट है, वो दिखाने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड का हम यूज करते हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है 3D कोऑर्डिनेट, इसे हम मान सकते हैं कमरा। जैसे हमारे पास एक कमरा है, उसका ये कोना है, ठीक है। तो जब कोना होता है उसमें एक ऊंचाई की तरफ होता है, एक लाइन साइड में और एक लाइन इस साइड में होती है। तो कमरे में अगर कहीं पे इस जगह पे एक फ्लाई उड़ रही है, तो उसे हमें डिनोट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फर्श पे किस जगह पे वो फर्श की किस सीध में उड़ रही है, तो उसके लिए क्या होगा, ये फर्श पे इसकी लोकेशन होगी। अब ये मक्खी यहाँ से उड़ती है, तो ये आर इसकी डिस्टेंस है, और जब हम इसे ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट में ये कहाँ पे है, ये इस जगह पे, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, या फिर हम यहाँ भी मानेंगे एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर। यहाँ से इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा और ये जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड है। तो अगर एक वेक्टर ए है हमारे पास में, जो इसकी डायरेक्शन को बताता है, ये ए वेक्टर है अगर, तो इसे रिजोल्यूशन जब हम इसके कंपोनेंट्स में से रिजोल्यूशन करेंगे, तो वो ए एक्स आयोटा, आयोटा मीन्स एक्स डायरेक्शन, प्लस ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट वाई और ये कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में होता है। अब इसमें क्या है, जैसे हम एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये एक्स और वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है और ये थीटा एंगल पे है दूसरे के। तो अब क्या करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो इस बेस को हम कैसे दिखाएंगे, पहले हम साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। तो अगर ये एच हमारा ए है, तो पी अपॉन ए, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। ये इस डायरेक्शन, इस वाली लेंथ को हम पी इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये ए साइन थीटा हो गया। और वहीं पे बी निकालने के लिए हम कोस थीटा यूज करेंगे, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। तो ये बी अपॉन एच है ए, तो बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, तो ये होता है ए कोस थीटा। अब याद रखने के पर्पज़ से हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा जिस एक्सिस के साथ में जुड़ा होगा, उसे वो कोस थीटा की फॉर्म में होगा, और जो इसके सामने होगा वो साइन थीटा की फॉर्म में होगा। तो ये इस तरह से हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं वेक्टर्स का। तो जैसे अगर हमें दिया हो कि ये एक वेक्टर है, ये थीटा एंगल पे है और वेक्टर है ये आर, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, जो कि इसके इक्वल है, ये भी आर साइन थीटा ही होगा।
ओके, तो अब हम देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसमें हम A1i B1j कैप प्लस C1k कैप, और वेक्टर बी है, ये है A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं A डॉट B, तो वो होता है AB कोस थीटा, AB कोस थीटा। यहाँ पे A मैग्नीट्यूड है और B भी मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसे लिखे तो A इक्वल टू होगा √ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और B मैग्नीट्यूड होगा √ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का। AB कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, इसके कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 है। अगर थीटा 0 है उस केस में A डॉट बी क्या होगा, तो होगा AB कोस 0, और कोस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा A और B का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा 90 हो जाता है, मतलब ये दोनों A और B वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ में, तो उस केस में A डॉट B वेक्टर जो होगा वो A और B कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आएगा 0। तो इस केस में A डॉट B 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हो उस केस में A और B के बीच का एंगल जो होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है। अब वहीं पे हम A डॉट बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, A डॉट बी इक्वल टू वैक्टर A लिखो, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप इंटू डॉट A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि वैसे तो हर एक कंपोनेंट का, जैसे A1 का A2, A1 का B2, A1 का C2, इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट हमारे पास में ये प्रॉपर्टी होती है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप बराबर भी 1, और के कैप डॉट के कैप बराबर भी 1 होगा। बट आई कैप डॉट जे कैप हो, या फिर आई कैप डॉट के कैप हो, या फिर जे कैप डॉट के कैप हो, ये कुछ भी हो तो वो 0 हो जाएगा। तो ये सेम ही होना चाहिए, और सेम का मतलब है कि ओनली वे टर्म्स सर्वाइव करेंगे जिसमें अगर आई कैप का आई कैप के टर्म्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो, जे कैप का जे कैप के साथ में, और के कैप का के कैप के साथ में। तो इसे हम देखते हैं कि हमारे पास था A डॉट बी इजकल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप डॉट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो A1 A2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस B1 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस C1 C2 के कैप डॉट के कैप, और ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा।
मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, वो हमेशा हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 हम करते हैं कि अगर हमें वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी गिवन है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा a डॉट बी इजकल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 5k कैप। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस 5k कैप आ जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट वेक्टर बी इज माइनस आई माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। ठीक है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा है कि आई के कंपोनेंट का आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के साथ में ही मल्टीप्लाई होगी इसमें। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 3, तो ये हमें देने वाला है माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और अब हमें मिलता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 15, ये एक स्केलर है। ठीक है, वहीं पे अगर हमें ये दो वेक्टर गिवन है, लेट्स से वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू वाई कैप, बी इज इक्वल टू जेड कैप। वाई कैप जेड कैप की जगह पे हम आई कैप, इसे हम जे कैप और इसे हम के कैप भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जे कैप हमें पता है कि ये वाई की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और वाई कैप का मतलब है कि वाई की डायरेक्शन, क्योंकि कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें ओनली यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसमें भी यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो ये के कैप ही हो सकता है। तो इस केस में अगर हम ए डॉट बी करना चाहें तो वो होगा 0 आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप डॉट 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस के कैप। तो ए डॉट बी जो हमारे पास आएगा वो आई इंटू आई 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये हमें देने वाला है 0। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा, और ए जो होगा वो अंडरूट A1 स्क्वायर, इसमें इसे हम वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर ए को 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, और इसे हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। ओके, तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे भी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो 1 आ जाएगा। तो ए मैग्नीट्यूड भी 1 और बी का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ए डॉट बी इजिकल टू 1 इंटू 1
कोस थीटा, और ए डॉट बी की वैल्यू हमें क्या पता है, 0 है, तो हम कोस थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं। अब कोस थीटा किस वैल्यू पे 0 देता है हमें, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कोस थीटा 0 किस वैल्यू पे देता है। हमें पता है कि कोस 0 तो 1 होता है और कोस 90 0 होता है, तो हम कोस थीटा इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं कोस 90, और कोस 90 बराबर हमें पता है कि 0 होगा इसकी वैल्यू, तो हमने इसे 0 को कोस 90 लिख दिया। कोस से कोस कैंसिल आउट होने के बाद में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर ए ये वेक्टर ए वाई डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी जो है वो जेड डायरेक्शन में होगा, और इनके बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी हम इसे रहने देते हैं, बिकॉज अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करें तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसे यहीं पे देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, उसके साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तब तक के लिए बाय।